रहीम। आज हम पढ़ेंगे ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा क्या है? इट्स लीडिंग मेलिग्नेंसी एमंग मेल्स। मेल्स के अंदर सबसे जो मोस्ट एक कॉमन मेलिग्नेंसी है वो है ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, और फीमेल के अंदर जो है वो है ब्रेस्ट कार्सिनोमा। और अगर दोनों जेंडर्स में देखा जाए तो लीडिंग काज कैंसर की कौन सी है? डेथ है फीमेल में, लेकिन ये सबसे ज़्यादा मेल में एग्रेसिव है। क्यों? क्योंकि फ़ीमेल के अंदर तो लंप प्रोड्यूस होता है और फिर इसकी इन्वेस्टिगेशंस होती है और इसकी प्रोग्नोसिस गुड है, लेकिन इसकी प्रोग्नोसिस बैड है और ये बड़ी लेट टाइम में डायग्नोस होती है। तो इन शॉर्ट, द लीडिंग malignancy among male is bronchogenic carcinoma and female is breast carcinoma। अब आते हैं इसकी डिफिनीशन के ऊपर। तो अगर हम इसकी डिफिनीशन को देखें, इट इज़ अ malignant ट्यूमर राइजिंग फ्रॉम द लाइनिंग एपिथेलियम ऑफ ब्रोंकाई। जो ब्रोंकाई का लाइनिंग एपिथेलियम है, सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम, वहाँ से ये अराइज होता है। 95% ऑफ द लंग कैंसर्स यहाँ से डिराइव होते हैं। अब अगर इसकी मार्पोलॉजिकल टाइप्स देख ले तो ये हमने दो टाइप्स पर डिवाइड की है। इसको कहते हैं स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा और दूसरे को कहते हैं नॉन स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा। स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा ये 20% है और ये 80% है। अब नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा के चंद सब टाइप्स भी है, जैसे एडिनो कार्सिनोमा। एडिनो कार्सिनोमा क्या है? इट इज़ द मोस्ट कॉमन इन 1% ब्रोंकियोएल्वियोलर कार्सिनोमा। दूसरी सब टाइप है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा और तीसरी सब टाइप है लार्ज सेल कार्सिनोमा। अब सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन है 35%, वो कौन सी है? वो है एडिनो कार्सिनोमा। उसके बाद 30% जो है वो है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा और 15% जो है वो है लार्ज सेल कार्सिनोमा और 20% है वो है स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा। अब आपके जहन में ये सवाल आएगा कि सबसे ज़्यादा तो 80% ये है और 20% ये। एडिनो कार्सिनोमा मोस्ट कॉमन है, लेकिन वो इसी सब टाइप में आता है, और स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा को आप लोगों ने अलग लिखा है। तो इसकी वजह ये है कि ये मोस्ट एग्रेसिव है और इसकी अगर ये अनट्रीटेड रह जाए तो 2 ईयर के अंदर अंदर डेथ हो जाती है, वो भी उन मुल्कों में जहाँ पर हेल्थ की एडवांस सहूलतें मौजूद हैं। हमारे यहाँ तो पेशेंट के लिए वेंटिलेटर भी नहीं होता, तो हमारे मुल्कों में साल के अंदर अंदर ही पेशेंट की डेथ हो जाती है। अब अगर आप इस पिक्चर में देख ले तो इस पिक्चर में भी यही बात बताई गई है। लंग कैंसर को डिवाइड किया गया है स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा एंड नॉन स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा। इसको मज़ीद डिवाइड किया गया है एडिनो कार्सिनोमा, लंग स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा और लार्ज सेल कार्सिनोमा। अब ये 85% है और ये 15% है। लेकिन इधर अगर आप देखें तो ये किस चीज़ का कैंसर है? ये न्यूरो एंडोक्राइन सेल का कैंसर है, और ये एल्वियोलर टाइप 2 एपिथेलियल सेल का, और ये बेसल एपिथेलियल सेल का, और ये वेरियस टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल का कैंसर है। तो इस पिक्चर के अंदर इसकी हिस्टोलॉजी भी दिखाई गई है, इसका परसेंटेज भी दिखाया गया है और इसकी ओरिजिन भी बताई गई है। अच्छा जी, अब आते हैं इसकी ओरिजिन की तरफ। तो एक कैंसर ऐसे है जिसका ओरिजिन क्या है? सेंटर में है, यहाँ पर है। और 2 टाइप के कैंसर ऐसे है जो पेरिफेरल साइट पर, इन जगहों पर वाक़या होती है। अब सेंट्रल में जो वाक़या है वो है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा एंड स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा। ये दोनों सेंट्रल ओरिजिन में पाए जाते हैं, वहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं।
और ये जो एडिनोकार्सिनोमा है और लार्ज सेल कार्सिनोमा है ये पेरिफेरी में प्रोड्यूस होते हैं। सेंटर में प्रोड्यूस होने का नुकसान क्या है? नुकसान इसका ये है कि ये क्या होता है, दे आर क्लोज टू हार्ट, ये हार्ट के नज़दीक होते हैं या अदर मीडियास्टिनल जो ऑर्गन्स है उसके नज़दीक होते हैं, जिसकी वजह से ये आसानी से इसकी सर्जरी नहीं हो सकती। जब इसकी सर्जरी आसानी से नहीं हो सकती तो इसका प्रोग्नोसिस भी क्या होगा, पुअर होगा। अब जो पेरिफेरी में है वो इजीली रिसेक्टेबल है, आसानी से उसकी सर्जरी हो सकती है, तो इसी वजह से उसका प्रोग्नोसिस भी बड़ा अच्छा है। तो दो ही ऐसे कैंसर्स है जो सेंटर में पाए जाते हैं, वो दोनों एस है, स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा, स्क्वेमस कार्सिनोमा। वो कैंसर जो पेरिफेरी में है वो है एडिनोकार्सिनोमा, एल एडिनोकार्सिनोमा एंड लार्ज सेल कार्सिनोमा। अब इसके मुख्तलिफ रिस्क फैक्टर भी है, एटियोलॉजीज़ भी है। सबसे जो ज़्यादा रिस्क फैक्टर है वो है स्मोकिंग। स्मोकिंग 80% क्या करता है, लंग कैंसर प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब ये है कि 20% और भी ऐसे काजेज़ है जो स्मोकिंग के अलावा ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा प्रोड्यूस कर सकता है। तो अगर आप देखें तो स्मोकिंग फॉर 25 ईयर डेवलप ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। स्मोकिंग अगर 20 साल पर कोई आदमी कर ले और डेली 20 सिगरेट पिए तो उसमें ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा प्रोड्यूस होगा। ठीक है। अब सिगरेट के अंदर क्या है, सिगरेट के अंदर कार्सिनोजेंस है। वो कार्सिनोजन क्या है, हाइड्रोकार्बन्स है, फिनाइल डेरिवेटिव है। और क्या है इसके अंदर, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन कौन सी है, कार्बन है और पोटाशियम है। कार्बन का अगर मॉलिक्यूलर वेट देखा जाए तो मॉलिक्यूलर वेट इसका 12 है, लेकिन सिगरेट के अंदर 14 वाला कार्बन है। और पोटाशियम का जो है वो है तकरीबन 35 इसका मॉलिक्यूलर वेट है। और सिगरेट के अंदर पोटाशियम जो है वो है 40। अब एमसीक्यूज़ की सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ आते हैं कि द मोस्ट कॉमन जो है वो क्या है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है। किसके अंदर, स्मोकर के अंदर। स्मोकर के अंदर जो सबसे मोस्ट कॉमन है वो है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। और नॉन स्मोकर के अंदर कौन सा है, नॉन स्मोकर के अंदर है एडिनो कार्सिनोमा। तो ये सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ स्मोकर्स में ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा होता है, ये नॉन स्मोकर के अंदर भी होता है। और नॉन स्मोकर के अंदर कौन सा वाला होगा, एडिनो कार्सिनोमा होगा। अब स्मोकिंग के अलावा बहुत और भी ऐसी चीज़ें हैं जो ये ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा काज करती है, जैसे इंडस्ट्रियल हैज़र्ड्स, जैसे यूरेनियम अगर कोई एटॉमिक एनर्जी में काम करे या कोई मादन में काम करे या कोई कान में काम करे तो ये उसको यूरेनियम की एक्सपोजर की वजह से स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा होगा। इसके सवाल में ये दिया गया होगा कि एक मज़दूर है या एक आदमी है जो इतने साल से यूरेनियम के कान में काम कर रहा है या एटॉमिक एनर्जी में काम कर रहा है, अब उनको ये साइन सिम्टम्स प्रोड्यूस हो गए तो कौन सा कैंसर हो सकता है, तो आपका जवाब होगा स्मॉल सेल लंग कैंसर। अब आते हैं एस्बेस्टोसिस की तरफ। एस्बेस्टोसिस इंशाल्लाह न्यूमोकोनियोसिस में आगे पढ़ेंगे, हमारा एक अलग टॉपिक है। लेकिन आप ये बात उस वक्त के लिए ये याद रखें कि एस्बेस्टोसिस जो है दे आर एसोसिएटेड विद एडिनोकार्सिनोमा, और एडिनोकार्सिनोमा नॉन स्मोकर्स के अंदर है और 35% टोटल कार्सिनोमा है। उसके बाद क्रोमियम, निकल, आर्सेनिक, मस्टर्ड गैस, वेनर क्लोराइड और रेडिएशन, ये तमाम चीज़ें क्या कर सकती है, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा काज कर सकती है। अब उसके बाद आते हैं एयर पोल्यूशन की तरफ। एयर पोल्यूशन भी कर सकती है, एयर के अंदर कार्सिनोजेंस है, ये जो व्हीकल्स का धुआं है, स्मोक है, ये सारे खा सकते हैं। शहरों के मुकाबले में गाँव थोड़ा महफूज है, शहरों में ये कार्सिनोजेनिक धुआं जो है ये ज़्यादा है और गाँवों में कम है। प्रीवियस लंग स्कार्स, अब ये भी बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट थिंग है एमसीक्यूज़ और एग्ज़ाम पॉइंट से। प्रीवियस लंग कार्स किस वजह से हो सकता है, टीबी की वजह से हो सकता है या कोई इन्फार्क्शन की वजह से हो सकता है। वो कैंसर जो
लंग स्कार के साथ एसोसिएट हो जो उसको कहते हैं एडिनोकार्सिनोमा, इसको स्कार ट्यूमर भी कहा जाता है। तो अगर आपसे एमसीक्यूज़ के अंदर कोई सवाल आए कि एक पेशेंट है उसको ओल्ड टीबी है, ओल्ड टीबी की वजह से लंग के अंदर स्कार बने, तो कौन सा कार्सिनोमा प्रोड्यूस होगा, तो आपका जवाब होगा एडिनोकार्सिनोमा। अब एडिनोकार्सिनोमा के बारे में आपने क्या जाना। एडिनोकार्सिनोमा नॉन स्मोकर्स के अंदर सबसे कॉमन है। ये एस्बेस्टोसिस के साथ एसोसिएट है, ये लंग स्कार के साथ एसोसिएट है, ओल्ड टीबी के साथ एसोसिएट है, इसको स्कार ट्यूमर भी कहते हैं और टोटल लंग कैंसर का ये 35% प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो एडिनो के बारे में अब तक आपने ये जाना। अब आते हैं इसके पैथोजेनेसिस के ऊपर। पैथोजेनेसिस इसका इस तरह है कि अगर स्मोकिंग हो गया, इंडस्ट्रियल हैजर्ड्स हो गए, एयर पॉल्यूशन हो गई या प्रीवियस लंग स्कार हो गया, तो इससे दो काम होंगे। या प्रोटो ऑन्कोजन जीन्स, प्रोटो ऑन्कोजन जीन्स वो जीन है जो कैंसर को प्रोड्यूस करते हैं, दे आर कैंसर प्रोड्यूसर। ठीक है, और उसके बाद सप्रेसर जीन, वो जीन है जो कैंसर को सप्रेस करते हैं। तो इसके अंदर दो काम होंगे। ये तमाम चीज़ें क्या करेंगे, ये प्रोटो ऑन्कोजीन को एक्टिवेट करेंगे, वो उस जीन को एक्टिवेट करेंगे जो कैंसर प्रोड्यूस करते हैं, या उस चीज़ों को इनहिबिट करेंगे जो कैंसर को सप्रेस करते हैं। तो ये तमाम एटियोलॉजी और रेस्पेक्टर प्रोटो ऑन्कोजन जीन को एक्टिवेट करेंगे और इनएक्टिवेट करेंगे किस चीज़ को, ट्यूमर सप्रेसर जीन को। तो ये हमारे जनरल पैथोलॉजी का एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम इधर सिर्फ थोड़ा ही पढ़ेंगे। स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा के अंदर जब मेक एंड रेप जीन एक्टिवेट हो जाए और P53 और RB जीन या रेटिनोब्लास्टोमा जीन ये इनहिबिट हो जाए, तब स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा प्रोड्यूस होगा। ये P53 क्या है, इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्यूमर सप्रेसर जीन। हमारे बॉडी के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट ट्यूमर सप्रेसर जीन है वो क्या है, वो है P53। तो स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा के अंदर P53 जीन ये सप्रेस होगा, RB जीन सप्रेस होगा और रेप और मेक जीन जो है ये एक्टिवेट होंगे। तो इसकी बदले में क्या प्रोड्यूस होगा, स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा। अब उसके बाद आते हैं नॉन स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा। ये नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा के अंदर KRAS और EGF या एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर ये एक्टिवेट हो जाएंगे और इनके अंदर P53 जीन जो है वो इनएक्टिव होगा। तो इससे क्या बनेगा, इससे प्रोड्यूस होगा नॉन स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा। इसके अंदर जो MCQs का सबसे मेजर पॉइंट है वो ये है। अच्छा जी, अब आते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर, किस चीज़ के, स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा के। स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा के बारे में आप ये याद रखें कि ये क्या है, ये मोस्ट एग्रेसिव है। ठीक है, पहले भी हमने पढ़ा, अगर इसको अनट्रीट छोड़ा जाए तो पेशेंट 3 महीने के अंदर अंदर ही मर जाएगा, और अगर हम इसको क्या करें, ट्रीट करें, तो सर्वाइवल रेट क्या है, 3 इयर्स है। सबसे जो एग्रेसिव पॉइंट जो इसे बनाती है वो ये पॉइंट है, एट टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑलरेडी मीटास्टैटिक। जब भी ये प्रेजेंट होगा उससे पहले ये मीटास्टासिस करता है, तकरीबन 4 साल पहले ये मीटास्टासिस कर चुका होता है जब ये प्रेजेंट करता है। अब इसके फीचर ये है कि ये क्या है, ये सेंट्रल इन ओरिजिन है। आप इस एक्सरे में देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है, दिस इज़ अ स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा। ठीक है, अब ये जो है ये सेंट्रल ओरिजिन है और ये सबसे ज़्यादा किसके साथ एसोसिएट, ये स्मोकिंग के साथ एसोसिएट है, यूरेनियम एक्सपोजर के साथ भी एसोसिएट है। अब ये जो इसका जो ओरिजिन है वो एपिथेलियम से है, मगर ब्रोंकियल की सिलिएटेड
कॉलमनर एपिथेलियम से नहीं है। ठीक है, ये कहाँ से है? ये न्यूरो एंडोक्राइन सेल से है, जिस सेल का ख़ास नाम है जिसको कहते हैं कोल्चेस्की सेल्स। तो न्यूरो एंडोक्राइन सेल से इसका डेरिवेटिव है जिस सेल को कहते हैं कोल्चेस्की सेल्स। यही कोल्चेस्की सेल्स के अंदर खासियत ये है कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल के अंदर अपने आप को चेंज कर सकती है। ठीक है, तो आप सिर्फ इतना याद रखें एग्ज़ाम के लिए कि स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा का जो डेरिवेटिव है वो है न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स। अब आते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी के ऊपर। तो मॉर्फोलॉजी इसकी एक देखें, अगर ग्रॉस मॉर्फोलॉजी करें तो इसको कहते हैं मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक क्या चीज़ है? मैक्रोस्कोपिक ये चीज़ है कि उस एरिया के अंदर क्या होगा? इस्कीमिक होगा। अगर हम इसको एंडोस्कोपी के अंदर देखें, अगर एंडोस्कोपी पर हम इसको देखेंगे अपनी आंखों से तो उधर हमें क्या मिलेगा? एरिया ऑफ इस्कीमिया मिलेगा और नेक्रोसिस मिलेगा। स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा को अगर एंडोस्कोपी पर देखें तो हमें एरिया ऑफ इस्कीमिया और नेक्रोसिस मिलेगा। अब जनाब पहले आते हैं, पढ़ते हैं कि ये ट्यूमर क्या चीज़ है। हम ये सारे ट्यूमर पढ़ रहे हैं, ये ट्यूमर क्या चीज़ है। ट्यूमर के बारे में आप ये याद रखें कि ट्यूमर एक ऐसी चीज़ है जब ये डेवलप हो जाए, अगर किसी भी चीज़ की वजह से डेवलप हो जाए और फिर आप क्या करें, उस चीज़ को स्टॉप करें या वो स्टिमुली को ख़त्म करें, लेकिन फिर भी ये अपनी ग्रोथ नहीं छोड़ता। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये याद रखें ना कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्मोकिंग कर रहा है और उसने फिर क्या करी, उसको ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा डेवलप हो गया। अब उसने स्मोकिंग छोड़ दी लेकिन फिर भी क्या होगा, ये डेवलप होता रहेगा। तो इसी को क्या कहते हैं? इसको ट्यूमर कहते हैं। उसको अब इसको पढ़ते हैं कि एनी मास हुज ग्रोथ इज एक्सेसिव एंड uncoordinated and continue to grow in same excessive manner even after cessation of the stimulus which have provoked it or started। ठीक है, अब आप इसको देख लें कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक ट्यूमर है जिसके साथ कोई ब्लड वेजल्स की अटैचमेंट नहीं है, तो उसको हम हार्मलेस ट्यूमर भी कहते हैं। जब एग्रेसिव ट्यूमर कैसे कहते हैं? एग्रेसिव ट्यूमर उसे कहते हैं जिसके अंदर क्या हो जाए, ब्लड वेजल्स पैदा हो जाए। जब हम इस ट्यूमर को डाइसेक्ट करेंगे या इसको तोड़ेंगे तो इससे क्या होगा, इससे ब्लीडिंग शुरू होगी। तो इससे यह इस बात की मतलब ये है कि अगर एंडोस्कोपी के अंदर अगर आप किसी ट्यूमर को देख ले और वहाँ क्या हो जाए, वहाँ पर ब्लीडिंग हो, हेमोरेज हो, तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है कि अब ये एक ट्यूमर है और जिसने क्या किया है, जिसने मेटास्टेसिस की है। अच्छा, अब आती है इसकी माइक्रोस्कोपी के ऊपर। माइक्रोस्कोपी में अगर आप देखें तो इसके अंदर कौन से सेल मिलेगी? जिसके अंदर एनाप्लेजिया मिलेगा। एनाप्लेजिया मतलब कि अनडिफ्रेंशिएटेड सेल मिलेंगे। अनडिफ्रेंशिएटेड सेल मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा लीवर है, ये यहाँ पर हेपेटोसाइट है। अगर अल्लाह ना करे इधर कोई कैंसर प्रोड्यूस हुआ, इसके अंदर जो और ये कैंसर वाले सेल है, तो ये कैंसर सेल हेपेटोसाइट्स की अगर सेम इसी तरह होंगे तो ये क्या होगा, ये बिनाइन ट्यूमर होगा। और अगर यही कैंसर सेल इसी हेपेटोसाइट से डिफरेंट हो गए तो फिर हम इसको एनाप्लेजिया कहेंगे कि दे आर अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स है और इससे इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई इससे रिजेम्बलेंस नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, दे आर मेटास्टेटिक या दे आर मैलिग्नेंट। तो एनाप्लेजिया उसको कहते हैं कि वो सेल जहाँ से ये ओरिजिनेट है वहाँ के सेल से ये बिल्कुल डिफरेंट है। प्ल्यूमॉर्फिज्म ये है कि उसके साइज़ और शेप भी उससे नहीं मिलते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बता दूँ, इधर ये क्या है, ये एक हेपेटोसाइट है। ठीक है, आप इसको देख लें। अब
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लीवर के अंदर क्या हो जाए, लीवर के अंदर एक कैंसर, एक बिनाइन कैंसर को हेपाटोमा कहते हैं, तो अगर हेपाटोमा है तो इसके सेल बिल्कुल इसी तरह होंगे, ठीक है। ये सेल जो है दे आर रिजेंबल विद हेपेटोसाइट, ये हेपेटोसाइट के साथ रिजेंबल करेंगे। और ये अगर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा होगा, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा इज मोस्टली ड्यू टू हेपेटाइटिस सी वायरस, HCV वायरस, ठीक है। अनडिफरेंशिएटेड सेल जो है, जो कि सेल डू नॉट रिजेंबल विद हेपेटोसाइट, सेल क्या होंगे, हेपेटोसाइट के साथ रिजेंबल नहीं करेंगे। अगर बिनाइन के अंदर क्या होगा, बिनाइन के अंदर सेम साइज एंड शेप वाले सेल होंगे, और हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के अंदर डिफरेंट साइज और शेप वाले सेल होंगे, तो इसको हम कहते हैं प्लियोमॉर्फिज्म। प्लियोमॉर्फिज्म भी आपको समझना आना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं इसके अंदर क्या होगा, मैलिग्नेंट फीचर्स क्या होंगे। स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा के केस के अंदर एनाप्लेजिया होगा, प्लियोमॉर्फिज्म होगा और इंक्रीज माइटोटिक एक्टिविटी होगी, और क्या होगा, डेंस क्रोमेटिन होगा। अगर कंट्रास्टिक फीचर इसके देख ले तो स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा क्या है, स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा दे आर स्मॉल राउंडेड, ठीक है। ये स्मॉल और राउंड है, किस चीज़ की तरह, लेम्फोसाइट की तरह, जिसको हम ओट सेल कहते हैं। यहाँ पर मैंने एक बनाई हुई है, जिसके सेंटर में क्या है, जिसके सेंटर के अंदर न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल्स है, जो आपको ये ग्रीन नज़र आई है, इसके अंदर ग्रेन्यूल है, तो इसको हम ओट सेल कहते हैं। स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा ये लिम्फोसाइट की तरह है, सेंटर में न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। अब यही ग्रेन्यूल्स क्या करते हैं, यही ग्रेन्यूल्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, एंजाइम्स, प्रोटीन्स, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो अनडिफरेंशिएटेड है, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। इस ग्रेन्यूल के साथ रिस्क किस चीज़ का है, इस रिस्क है पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम्स का। अब पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम क्या चीज़ है, डेवलपमेंट ऑफ डिजीज ड्यू टू अंडरलाइनिंग अकर्ड मैलिग्नेंसी, किसी भी छुपी हुई मैलिग्नेंसी की वजह से अगर कोई डिजीज़ प्रोड्यूस हो जाए, इसको कहते हैं पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम। तो इस ग्रेन्यूल्स के अंदर ये खासियत है कि ये पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम प्रोड्यूस करें। अब आप इधर देख लेना कि ये ग्रेन्यूल्स क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेगी, एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन को रिलीज़ करेगी। एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स एड्रीनल ग्लैंड पर जाएगी और वहाँ पर कार्टिसोल को रिलीज़ करेगी। जब कार्टिसोल को रिलीज़ करेगी, हमारे बॉडी के अंदर जब कार्टिसोल ज़्यादा होगा तो बफेलो हम्प होगा, तो कुशिंग सिंड्रोम प्रोड्यूस होगा, जिसको हम एक्टोपिक कुशिंग सिंड्रोम कहते हैं। हमारी बॉडी के अंदर कुशिंग सिंड्रोम जो है ये 5 टाइप से प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है, 4 टाइप से। अगर बॉडी के अंदर कार्टिसोल का लेवल ज़्यादा हो जाए, या कोई एक्सोजीनियस कार्टिसोल ले, कार्टिकोस्टेरॉइड ले, या पिट्यूटरी के अंदर कोई एडिनोमा, कोई कार्सिनोमा या कोई ट्यूमर प्रोड्यूस हो जाए, या स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा, ठीक है। तो स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा will produce adrenocorticotropic hormone, that adrenocorticotropic hormone will increase cortisol and cortisol will produce Cushing syndrome। फिर ये ग्रेन्यूल्स क्या कर सकती है, पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ करती है और एक्टोपिक एक्रोमेगैली काज कर सकती है। एंटी डायरेटिक हार्मोन भी पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ कर सकती है, और इसके नतीजे में क्या प्रोड्यूस करती है, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएटेड एंटी डायरेटिक हार्मोन, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन, ये क्या कर सकती है, ये भी प्रोड्यूस कर सकती है। अब यही ग्रेन्यूल्स आके
न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल के ऊपर क्या कर सकती है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर सकती है। और क्या, जिसके नतीजे में क्या प्रोड्यूस होगा, ईटन लिम्बार्ड सिंड्रोम प्रोड्यूस होगा। और इट्स अ डिसऑर्डर ऑफ द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो ये ग्रेन्यूल्स क्या कर सकती है, ये एंटीबॉडी भी प्रोड्यूस कर सकती है। अब ये ग्रेन्यूल्स क्या कर सकती है, ये इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन भी रिलीज़ कर सकती है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम साइटोकाइन्स कहते हैं। साइटोकाइन क्या है, ये इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन्स है, ठीक है। अब ये प्रोटीन क्या कर सकती है, पोली मायोसाइट्स कर सकती है, डर्मेटोमायोसाइट्स कर सकती है, 60% ऑटो इम्यून हो सकती है और 40% अकल्ड मेलिग्नेंसी की वजह से हो सकती है। अब यहाँ पर एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट नोट लिखी गई है कि पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम्स ऑफ स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा कैन appear 4 years early before or clinically or radiologically significantly small cell lung carcinoma। इसका मतलब ये है कि ये जो पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम है, ये स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा के रेडियोलॉजिकल और क्लिनिकल डायग्नोस से पहले, तकरीबन 4 साल पहले डायग्नोस और अपनी एविडेंस पेश कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर पे किसी फॉर एग्जांपल अगर किसी पेशेंट में आज सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएटेड एंटी डायबिटिक हार्मोन डायग्नोज हो गई है, तो 4 साल बाद इसमें क्या होगा, स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा डायग्नोज होगा, ठीक है। विथ पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम ऑफ स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा ऑलवेज गेट chest x-ray if normal chest x-ray follow the chest x-ray every 3 months for 4 years। इसका मतलब यह है कि अगर किसी पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम के अंदर आपने चेस्ट एक्सरे की और चेस्ट एक्सरे नॉर्मल आया, आप किसके लिए देख रहे हैं, आप देख रहे हैं स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा के लिए, और अगर वो नॉर्मल आया तो आप क्या करेंगे, आप चेस्ट एक्सरे को हर 3 महीने बाद इसको क्या करेंगे,